दोस्तों, आप सभी लोगों का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं, कुछ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हम लोगों ने सेल्स के कॉन्सेप्ट को समझा। हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्राइमरी सर्कुलेशन है, जिसमें हम लोग प्रिवेलिंग विंड्स, परमानेंट विंड या जिसे हम लोग प्लेनेटरी विंड्स भी कहते हैं, उनको हम लोगों ने देखा। पोलर, वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझे। आज हम लोग इंडियन मॉनसून का एक रिवीजन करेंगे। ये एक रिवीजन क्लास होगी जिसमें हम लोग इंडियन मॉनसून को कम समय में कवर करने का प्रयास करेंगे। हालांकि इंडियन मॉनसून एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, और अगर इसको हम लोग डीपली पढ़ें तो कम से कम 8 से 9 लेक्चर्स इसके हो सकते हैं अलग अलग। लेकिन चूंकि ये रिवीजन क्लास है और एग्ज़ाम नज़दीक है हम लोगों का, तो जल्दी से कम समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि जो मेन मेन चीज़ें हैं एग्ज़ाम के लिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मानसून में, उसको हम लोग देख लें और एक पूरा ओवरव्यू ले लें इंडियन मानसून का। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और एक आइडिया आपको लगेगा कि इंडियन मानसून में हमें मेनली पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इंडियन मॉनसून में दोस्तों, सबसे पहले तो ये आपके सामने हेडलाइन है। इस हेडलाइन को आप नोट कर सकते हैं। इससे अगर आप नोट्स बनाएंगे, क्योंकि जो बड़े टॉपिक होते हैं उनमें नोट्स बनाने में ये थोड़ी एक प्रॉब्लम आती है कि हम लोग को समझ में नहीं आता कि किस चीज़ को हम इंक्लूड करें, किस चीज़ को हम ना रखें अपने कंटेंट में। तो सबसे पहले तो ओरिजिन आपको बतानी पड़ेगी इंडियन मॉनसून की। ये आपकी स्टार्टिंग होगी, और ओरिजिन को जब आप बताएंगे तो आपको थ्योरीज का हेल्प लेना पड़ेगा। थ्योरीज के माध्यम से ही आप ओरिजिन को बताएंगे। और यहाँ पे थ्योरीज मैंने केवल लिखा है, बट इसमें यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि दो थ्योरीज ऐसी हैं, एक तो हैली का थर्मल कॉन्सेप्ट और एक डायनेमिक थ्योरी फ्लॉन की। ये दो थ्योरीज आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। बाकी थ्योरीज भी हैं, लेकिन बाकी थ्योरीज जो हैं वो मॉनसून को तेज करने के बारे में तो बताती हैं, लेकिन ओरिजिन की बात सबसे पहले तो थर्मल कॉन्सेप्ट करता है सबसे अच्छे से, और थर्मल कॉन्सेप्ट की बातों को और अच्छे से साइंटिफिक तरीके से बताया है फ्लॉन ने अपनी डायनामिक थ्योरी में। ये आपके सामने एक लिस्टिंग है थ्योरीज की, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये कुछ थ्योरीज हैं जो कि इंडियन मॉनसून के एस्पेक्ट में दी गई। पहली तो थर्मल थ्योरी है, तापीय संकल्पना हैली की 1686 में। इसके बाद एक एरोलॉजिकल थ्योरी आई शेरहैग महोदय की, डायनामिक थ्योरी आई फ्लॉन की। और ये थ्योरी, जो डायनामिक थ्योरी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है 1951 में। इसके बाद एक ईस्टर्ली जेट थ्योरी आती है पी कोटेश्वरम की, और कृष्णा भी एक इसमें विद्वान कहीं कहीं ऐड रहते हैं, कुछ बुक्स में इनको भी शामिल किया जाता है। 1950 के दशक में ये थ्योरी भी आती है। और फिर आती है मोनेक्स थ्योरी 1972 में, 1972 में। तो ये आपका जो एक सिद्धांतों का यहाँ पे हमें क्रम देखने को मिल रहा है इंडियन मॉनसून से रिलेटेड। तो ये चीज आपकी काफी हेल्प करेगी कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो थर्मल कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो डायनामिक थ्योरी है ये दो थ्योरीज आपको अच्छे से कवर करनी है, क्योंकि इंडियन मॉनसून की ओरिजिन आप यहीं से कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, उस स्टार्टिंग को आप समझ पाएंगे। इसके बाद की जो थ्योरीज हैं उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मॉनसून को फास्ट करने के बारे में तो बता रही हैं, लेकिन स्टार्टिंग ओरिजिन को जो डिफाइन कर रही है वो ये दो थ्योरीज करती हैं। तो ये हो गया दोस्तों थ्योरीज के बारे में। और इसके बाद जो हमारी हेडलाइन है वो है प्रोसेस। प्रोसेस में हम लोग पूरा दो जो हमारी शाखाएं होती हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच, इसको हम लोग समझते हैं। और लास्ट में एक हम रिट्रीट को भी समझेंगे कि कैसे मॉनसून लौटता है, जिसे रिट्रीट ऑफ मॉनसून, विंटर मॉनसून, ये सब भी हम कहते हैं। तो ये जो हमारी तीन ये हेडलाइंस हैं, ओरिजिन जिसमें हमें थ्योरीज की चर्चा करनी रहेगी, प्रोसेस जिसमें हम दो ब्रांचेस के बारे में समझेंगे, और रिट्रीट, ये मेन दो हेडिंग, ये मेन तीन हेडिंग्स हैं। हेडिंग्स इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, और अगर आप ऐसे नॉर्मल नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं इंडियन मॉनसून के लिए,
तो ये 3 हेडिंग सफिशियंट है। इससे ज़्यादा करने में कंटेंट फिर ज़्यादा हो जाएगा, इतना पर्याप्त है। अगर इतने कोई आप अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत सही होगा आपके लिए। तो ये होगी दोस्तों एक स्टार्टिंग, हम लोगों ने हेडलाइंस को समझ लिया। अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडियन मॉनसून की ओरिजिन को समझते हैं। और ओरिजिन को हम लोग कैसे समझेंगे? ओरिजिन को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले हैली महोदय का जो तापीय सिद्धांत है उसको देखेंगे। ये जैसे आपके सामने मैप है और ये है इंडिया, और ये हम आज यहाँ पे हैली का जो थर्मल थ्योरी है, थर्मल कॉन्सेप्ट है, उसको समझने वाले हैं। ये इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो हैली महोदय का ये सिद्धांत है, इसको समझने के लिए सिर्फ आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। एक तो इंडिया की लोकेशन। इंडिया की लोकेशन इस तरह की लोकेशन है कि इसके नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो 3 और तो वाटर बॉडीज हैं, इधर ये लैंड एरिया है। तो एक तो लैंड और वाटर एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन, एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इसी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, क्योंकि लैंड और वाटर जो है इनकी हीटिंग और कूलिंग प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। हीटिंग और कूलिंग प्रॉपर्टी जब ये अलग अलग होती है तो इस अलग अलग हीटिंग कूलिंग प्रॉपर्टी होने के कारण लैंड जो है जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा। वाटर बॉडी देर से गर्म होगी, देर से ठंडी होगी। और चूंकि लोकेशन इंडिया की इस तरीके की है कि इधर पूरी वाटर बॉडीज हैं, तो होता क्या है, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। और अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स देखे हैं सेल्स के और प्रेशर बेल्ट के, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपका क्लियर होगा कि जैसे ये मान लीजिए लैंड एरिया है। अब सूर्य, ये उत्तरायण हो रहा है धीरे धीरे, और जून में आपको पता है कि जून में सूर्य कर्क रेखा के क्षेत्र में होता है। स्पेशली 21 जून को तो लंबवत होता है, ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो जून में जब सूर्य का एरिया ये होता है, सनरेज वहां पे पड़ती हैं, तो जून में जैसे यहाँ पे है, मई में मान लीजिए यहाँ तक पहुंच गया, और अप्रैल में मान लीजिए यहाँ तक आ चुका है, 8 डिग्री के आसपास आ चुका है। क्योंकि एक महीने में लगभग 8 डिग्री के आसपास सूर्य का मूवमेंट होता है। इंडियन मॉनसून को समझने के लिए आपको सन के मूवमेंट को समझना बहुत जरूरी है। लगभग मार्च के लास्ट में, लेकिन अगर हम एक एवरेज देखें तो मार्च में सूर्य विषुवत रेखा पे 0 डिग्री पे है। अप्रैल में लगभग 8 डिग्री पे आ गया, मई में लगभग 16 डिग्री पे आ गया, और जून में लगभग 23 साढ़े 23 डिग्री पे पहुंच गया। तो सूर्य का जो मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा वो पर मंथ अप्रॉक्स 8 डिग्री देखने को मिल रहा है। तो जून में यहाँ पे सनरेज पड़ रही, यहाँ पे ये जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक आ गया, इसके कहने का मतलब है कि सनरेज वहां तक आ गई। देखिए, नॉर्मली तो हम लोग यही बोलते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो गया या दक्षिणायन हो गया, लेकिन वास्तविक जो इसका अर्थ है वो ये निकल के आता है कि सन का जो प्रभाव है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, जो रेज वहाँ पड़ रही हैं, या फिर साउथ हेमिस्फीयर में पड़ रही हैं। तो यहाँ पे हमें सूर्य के प्रभाव से मतलब है, सन रेज कहाँ पड़ रही हैं उससे मतलब है, लेकिन हम लोग इसको नॉर्मली इसी तरीके से बोल देते हैं। तो आगे भी जैसे अगर आपको कहीं बुक्स में मिले या हम भी अगर कहीं भी बताएं तो इसका अर्थ यही है। भले ये कहा जा रहा है कि सूर्य उत्तरायण हो गया या दक्षिणायन हो गया, कहने का अर्थ यही है कि सूर्य के किरणों का जो इम्पैक्ट है, जो उनका इन्फ्लुएंस है, वो किस एरिया में ज़्यादा पड़ रहा है। इसे ही हम कहेंगे कि अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ रहा है तो उसको हम उत्तरायण की स्थिति बोल देते हैं, और जब साउथ हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ रहा है तो उसी को हम दक्षिणायन की स्थिति बोल देते हैं। जून में यहाँ तक पहुँच गया। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे अप्रैल आया, अप्रैल से ही जो भारत की जो भूमि है वो गर्म होना शुरू हो गई, और मई जून आते आते तो आप समझ सकते हैं कि पूरा जो लैंड एरिया है ये एकदम गर्म हो जाएगा। यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो जाएगा। जब यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज क्लियर है आप सभी लोगों की कि जो लैंड एरिया होता है और जो वाटर एरिया होता है उसकी हीटिंग और कूलिंग प्रॉपर्टी में डिफरेंस, क्यों डिफरेंस होता है इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो जो लैंड एरिया होता है इसमें जो सन रेज होती हैं ये बहुत गहराई तक नहीं जा पाती हैं, तो जल्दी से ही गर्म कर देंगी उसको, और जल्दी से गर्म तो करेंगी लेकिन बहुत गहराई तक नहीं गर्म करेंगी। इसलिए ये उसकी बहुत पतली परत को ही गर्म कर पाती हैं।
लैंड पर, तो क्या होगा, एक तो पतली परत गर्म हुई, ज्यादा गहराई तक जा नहीं पाई सनरेज, तो जल्दी से गर्म हो गई। और अब क्या होगा, चूंकि पतली परत ही गर्म हुई तो वो जल्दी से ठंडी भी हो जाएगी। तो हमको लग रहा है कि अब आप ये चीज समझ गए होंगे कि क्यों जो लैंड एरिया है वो जल्दी से गर्म भी हो जाता है और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि सन रेज ज्यादा गहराई तक यहाँ पे नहीं प्रवेश कर पाती हैं। क्योंकि वो ज्यादा गहराई तक प्रवेश करेंगी नहीं तो थोड़े से एरिया को ही तेजी से गर्म कर देती हैं, और वो थोड़ा सा एरिया जल्दी से ठंडा भी हो जाता है जैसे ही सनरेज हटती है वहां से। वहीं जो हमारा वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी क्या है, वाटर बॉडी में सनरेज को काफी गहराई तक जाना पड़ता है। आपने फोटिक लेयर के बारे में पढ़ा होगा, प्रकाशित मंडल। लगभग 200 मीटर तक का एक ऐसा एरिया होता है जहां तक सूर्य की जो किरणें हैं, वैसे प्रभावी तो 20 मीटर या उसके थोड़े नीचे तक होती है ज्यादा प्रभावी, लेकिन 200 मीटर तक भी इनका एग्जिस्टेंस होता है। वहां तक के एरिया को हम ज्यादातर कहते हैं कि यहाँ तक प्रकाश मिल रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर मंद प्रकाशित मंडल आ जाता है। अब मंद प्रकाशित मंडल भी आप समझिए 200 मीटर के नीचे, अब वहां पे भी मंद प्रकाश है, ऐसा नहीं कि प्रकाश बिल्कुल खत्म हो गया है। जो बहुत गहराई का हिस्सा होता है वाटर बॉडी का या ओशन का हम कहें, उसको हम कहते हैं अप्रकाशित मंडल। वहां पे बिल्कुल प्रकाश नहीं पहुंचता है, वो एकदम डार्क एरिया होता है, लेकिन फिर भी मंद प्रकाशित तक थोड़ा थोड़ा प्रकाश पहुंचता है। तो मतलब यहां से अगर आपका फोटिक, डिसफोटिक, एफोटिक लेयर, प्रकाशित मंडल, मंद प्रकाशित मंडल, अप्रकाशित मंडल, इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इजिली इसको समझ लेंगे कि जो वाटर बॉडी है उसमें सनरेज को काफी गहराई तक जाना पड़ रहा है। जब वो ज्यादा गहराई तक जाएंगी तो उनको समय लगेगा गर्म करने में, और जब गर्म करेंगी भी तो इतना बड़ा लेयर, इतनी थिक लेयर गर्म होगी कि उसको ठंडा होने में भी समय लगेगा। और एक तो ये चीज है, दूसरा एक चीज ये भी है कि आप देख रहे हैं लैंड जो है वो अपनी जगह स्टेबल है। अगर आप एक चट्टान को गर्म कर रहे हैं तो चट्टान तो स्टेबल है, लेकिन अगर कोई वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी में क्या है, वेव्स जनरेट हो रही हैं, वेव चल रही है, यहीं पे ज्वार भाटा भी आ रहा है। तो इतनी मूवमेंट होती रहती है वाटर बॉडी में, इधर ओशन वाले एरियाज में या कोई सागर है वहां पर, कोई भी अगर इस तरह की वाटर बॉडी है तो वहां पे क्या होगा, इतना मूवमेंट होता रहेगा। मान लीजिए ये हिस्सा गर्म हुआ, तब तक ज्वार भाटा आ गया, कोई लहर आ गई तो वो हिस्सा आगे चला गया, अब दूसरा हिस्सा गर्म होने लगा। तो स्टेबिलिटी नहीं होती है वाटर बॉडी में, अनस्टेबिलिटी होती है। ये अनस्टेबिलिटी ही इसके गर्म होने के जो टाइम ड्यूरेशन है उसको बढ़ा देती है। तो हमको लग रहा है कि यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो लैंड और वाटर है इनकी हीटिंग और कूलिंग प्रॉपर्टी क्यों अलग होती है। एक तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है दोनों के लिए। एक पॉइंट हो गया स्टेबिलिटी का, क्योंकि इसमें हम लोग को पता तो होता है बट एग्जाम में हम लिख नहीं पाते हैं अच्छे से इस चीज को। तो यहाँ पे अगर आपको इसको लिखना पड़े कहीं तो एक आप स्टेबिलिटी को डिफाइन करिए, और दूसरा जो डेप्थ है कि लैंड पर कम डेप्थ तक गर्म करना पड़ता है रेज को, और वाटर बॉडी में ज्यादा डेप्थ तक गर्म करना पड़ता है रेज को, सन रेज जो है वो उनको। तो क्या हो रहा है इससे, एक तो डेप्थ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और एक स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि लैंड तो स्टेबल है, वाटर बॉडी अनस्टेबल है। तो डेप्थ एंड स्टेबिलिटी, ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो हीटिंग और कूलिंग प्रॉपर्टी में चेंज ला रहे हैं लैंड के और वाटर के। तो ये चीज क्लियर है। जून में क्या है, हाई टेम्परेचर है, यहाँ की हवा गर्म हो गई है, हल्की हो गई है और ऊपर उठ जाएगी। और जो ये इंडिया का लैंड एरिया है ये लो प्रेशर एरिया हो जाएगा। वहीं वाटर बॉडी जो है, ये अभी हम लोग जस्ट इसको समझे हैं कि वाटर बॉडी क्या है, धीरे धीरे गर्म होती है। तो लैंड तो जल्दी से गर्म हो गया, लेकिन वाटर बॉडी गर्म तो हो रही है लेकिन अभी लैंड की अपेक्षाकृत ठंडी ही है। तो यहाँ पे लैंड के कंपेरेटिवली हाई प्रेशर होगा, क्योंकि ये लैंड से ठंडी है। अभी अभी इसको गर्म होने में समय लगेगा, ये उतनी गर्म अभी हुई नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर हो गया हाई प्रेशर, क्योंकि इसका टेम्परेचर कंपेरेटिवली लो है। यहाँ पे है आपका हाई टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे पता ही है आपको कि सनरेज इसी एरिया में है और लैंड है तो जल्दी से गर्म हो गया है। अब इस हाई प्रेशर से यहाँ के लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगेंगी, क्योंकि ये चीज हम लोग जानते हैं कि हवा जो है क्या करने का प्रयास करती है, कहीं के भी लो प्रेशर को भरने का प्रयास करती है, और इसीलिए ये हवा का मूवमेंट यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और चूंकि इंडिया की लोकेशन, इंडिया का स्ट्रक्चर ऐसा, आप देखिए नीचे की ओर त्रिभुजाकार है, तो एक शाखा इधर से चली जाएगी और एक डिवाइड
एक डिवीजन सा हो जाएगा, यहाँ पे एक शाखा इधर चली जाएगी। तो जो हमारा इंडियन ओशन है उसके दो हिस्से हैं, ये बे ऑफ बंगाल है और ये हमारा अरेबियन सी है। तो जो शाखा बे ऑफ बंगाल से होके आ रही है वो हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो जाएगी, और जो शाखा हमारी अरेबियन सी से होके आ रही है वो हमारी अरेबियन ब्रांच हो जाएगी। तो ये है दोस्तों हेली का कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग थर्मल कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्योंकि हेली का ये मानना था कि जो टेम्परेचर में डिफरेंस है दोनों के, टेम्परेचर जो ये दोनों टेम्परेचर को प्राप्त कर रहे हैं और उसको उससे जो इनमें हीट जो इनकी हो रही है, जो हीटिंग इनकी हो रही है, हम कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में, टेम्परेचर को ले रहे हैं और जो इनमें हीटिंग हो रही है वो हीटिंग में डिफरेंस है दोनों के। और जब ये हीटिंग में डिफरेंस होगा, दोनों के गर्म होने के टाइम में डिफरेंस होगा या कितना गर्म हो रहा है इसमें डिफरेंस होगा, तो निश्चित सी बात है कि टेम्परेचर से ही रिलेटेड है प्रेशर, तो प्रेशर में भी डिफरेंस आ जाएगा। और टेम्परेचर और प्रेशर का जो डिफरेंस है इसी के कारण हवाओं का मूवमेंट होगा, जो कि हम लोग प्रेशर बेल्ट में भी समझ चुके हैं अच्छे से। तो इसीलिए इनके कॉन्सेप्ट को हम लोग थर्मल कॉन्सेप्ट या थर्मल थ्योरी कहते हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से तापमान पर आधारित है कि पहले तापमान में डिफरेंस हुआ, तापमान तो मिल रहा है पूरे एरिया को लेकिन हीटिंग में डिफरेंस हो गया, टेम्परेचर दोनों का अलग अलग तरीके से बढ़ा, इसका ज्यादा बढ़ गया, इसका अपेक्षाकृत कम ही है। तो टेम्परेचर और उससे संबंधित प्रेशर, इसी से हवाओं का प्रवाह शुरू हुआ। तो ये है हेली की थर्मल थ्योरी। तो इसके बाद क्या होगा, ये तो मान लीजिए आपकी जब इंडिया में मानसून की स्थिति होती है, आप समझ सकते हैं मई, जून, जुलाई, इसके आसपास का जो ये पूरा टाइम है, ये वाली यहाँ पे स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि जून के बाद से फिर सूर्य दक्षिणायन शुरू हो जाता है होना। लेकिन उसके दक्षिणायन होने में ऐसा नहीं कि जून के बाद एकदम से नीचे आ जाएगा, धीरे धीरे नीचे की ओर आता है। तो जैसे जैसे सूर्य नीचे की ओर आएगा जून के बाद, तो जुलाई में मान लीजिए यहाँ पहुंच गया, अगस्त में मान लीजिए यहाँ पहुंच गया, और फिर सितंबर में 8-8 डिग्री मूवमेंट कर रहा है। सितंबर में फिर वो कहाँ पहुंच जाएगा, सितंबर में पहुंच जाएगा 0 डिग्री पे सितंबर के महीने में। और सितंबर के महीने में जब 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद सितंबर के बाद फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको पता है कि मकर रेखा पे लंबवत होता है 22 दिसंबर के आसपास। तो नवंबर दिसंबर में तो बिल्कुल सदर्न हेमिस्फीयर में चला गया सूर्य। अब क्या होगा कि सितंबर के बाद से अक्टूबर से ही साउथ हेमिस्फीयर में प्रवेश कर जाता है सूर्य। अब इस स्थिति में क्या होगा, धीरे धीरे जैसे ही इस एरिया पर से सूर्य का प्रभाव हटेगा और सूर्य दक्षिणायन होना शुरू होगा, वैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लैंड तेजी से ठंडा हो जाएगा, बहुत तेजी से। वाटर बॉडी अपेक्षाकृत अभी गर्म रहेगी लैंड से, तो पूरी जो स्थिति है वो उलट जाएगी। अब क्या होगा, अब सूर्य, मान लीजिए आप कल्पना करिए कि अभी तो हम जून का महीना इमेजिन किए थे, अब आप ये इमेजिन करिए कि महीना चल रहा है अक्टूबर या नवंबर का। तो सूर्य कहाँ है, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जा चुका है। अब सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध में जा चुका है, उस स्थिति में क्या कंडीशन बनेगी, उस स्थिति में ये कंडीशन बनेगी, अब क्या स्थिति बनेगी कि लैंड पे लो टेम्परेचर हाई प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि लैंड जल्दी से ठंडा हो गया। वाटर बॉडी पे क्या है, अब वाटर बॉडी पर लैंड वाली स्थिति हो गई, क्योंकि अब वाटर बॉडी जो कि धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, तो वाटर बॉडी अभी भी लैंड की तुलना में गर्म है, तो वाटर बॉडी पे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर रहेगा, और इस लैंड एरिया से वाटर बॉडीज की ओर हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। इसे ही हम कहते हैं रिट्रीट ऑफ मॉनसून, इसे ही हम कहते हैं विंटर मॉनसून। इसको रिट्रीट ऑफ मॉनसून क्यों कहते हैं, जो कि आप देखिए स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है और ये मॉनसून अब लौट रहा है, तो रिट्रीट कह देते हैं इसको। दूसरा, इसको विंटर मॉनसून इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय जो हमारा ये एरिया है, जो हमारा ये इंडिया का ये एरिया है, या हम कह सकते हैं जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, यहाँ पे विंटर्स का समय होता है। कभी भी अगर आप विंटर और समर की बात कर रहे हैं तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान देनी पड़ेगी
कि आप नॉर्थ हेमिस्फीयर के एस्पेक्ट में कर रहे हैं कि आप साउथ हेमिस्फीयर के एस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर इस समय विंटर है तो उस समय साउथ हेमिस्फीयर में समर का समय रहेगा, और जब साउथ हेमिस्फीयर में समर का समय रहेगा तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर रहेगी। तो दोनों में एक अपोजिट चीज होती है, विंटर और समर में नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इस वजह से इसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, विंटर मानसून कहते हैं, या रिट्रीट ऑफ मानसून कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में, ये तो वो वाली स्थिति है, ये वाली स्थिति है जो भी हम लोगों ने देखा समर मानसून वाली, कि लैंड पे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, वाटर बॉडी पे लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, और वाटर बॉडी से लैंड की ओर हवाएं चलना शुरू हो गई। और ये हम लोगों ने समझा अभी अच्छे से। ये विंटर वाली स्थिति जो अभी मैंने आपको बताया कि अब स्थिति विपरीत हो गई, लैंड पे लो टेम्परेचर हाई प्रेशर हो गया, वाटर बॉडी पे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर हो गया। अब इस लैंड एरिया से वाटर बॉडी की ओर हवाएं चलना शुरू हो गई। तो यही है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून। चूंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। इस समय विंटर होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इसलिए इसको विंटर मानसून भी कहते हैं। चूंकि ये मानसून लौट रहा है एक तरीके से, जो गया था वह उसकी वापसी हो रही है, तो इसको मानसून का रिट्रीट भी कहते हैं। ये आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, हेडलाइन ये तो आपको मैंने शो किया ही था। और ये जो पूरी अभी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी हैली की, ये यहाँ से आप हेल्प मिल सकती है आपको आसानी से। आप इसका जो हैली की थ्योरी है उसका नोट्स यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हमारी अगली थ्योरी है डायनेमिक थ्योरी, उसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों डायनेमिक थ्योरी जो फ्लॉन की है, ये एक तरीके की कोई नई थ्योरी नहीं है। जो बातें अभी हम लोगों ने हैली वाले में समझी, बातें इसमें वही कही गई हैं। बस आप ये कह सकते हैं कि हैली की थ्योरी का एक थोड़ा सा साइंटिफिक वर्जन है ये। क्योंकि जब हैली ने थ्योरी दी थी 1686 में, उस समय इतना वेस्टर्लीज ट्रेड ये सब प्लेनेटरी विंड इसके बारे में उन्होंने उतनी चर्चा नहीं की। उन्होंने सिंपल अपना हवाओं को चला दिया है, बात उनकी एकदम सही है। लेकिन उसी चीज को बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया फ्लॉन ने। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने इस चीज को प्रेशर बेल्ट से जोड़ दिया। जैसे उन्होंने ये बताया कि जैसे मार्च है, मार्च में क्या होगा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, संवहनी तरंगें ऊपर उठेंगी, आईटीसीजेड की स्थिति, और ये विषुवत रेखी निम्न वायुदाब की पेटी डोलड्रम। ये मार्च की स्थिति है जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत है। ठीक, ये चीज सभी की क्लियर है। और इस स्थिति में क्या होगा, इधर से ट्रेड आ रही है, इधर से ट्रेड आ रही है, यहाँ पे दोनों का कन्वर्जेंस हो रहा है और ये फिर ऊपर उठ रही है, फिर एक सेल बन रहा है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। अब क्या होगा कि जब सूर्य अप्रैल में चला गया यहाँ पर, जब उत्तरायण हुआ और सनरेज यहाँ पड़ने लगी, उस स्थिति में क्या होगा कि लैंड एरिया गर्म हो गया। अब ये लो प्रेशर की बेल्ट यहाँ चली गई। ठीक, मार्च में, मई में क्या हुआ, मई में लो प्रेशर की बेल्ट यहाँ चली गई, उत्तरायण हो रहा है। जैसे जैसे उत्तरायण होता जाएगा प्रेशर बेल्ट में शिफ्टिंग होती जाएगी, जी हम लोग बेल्ट वाले में सीखे थे। जून में क्या हुआ, सीधे हम जून पे आते हैं। जून में क्या हुआ कि जो लो प्रेशर बेल्ट है वो यहाँ चली आई कर्क रेखा के आसपास, और यहाँ पे चूंकि थार डिजर्ट भी है तो ये एरिया बहुत गर्म हो गया, यहाँ पे बहुत लो प्रेशर हो गया, हवाएं यहाँ से ऊपर उठी तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर कन्वेक्शन करंट ऊपर उठ रही है, ये पूरी कंडीशन बन गई। अब क्या होगा, अब एक चीज बस आपको यहाँ पे ध्यान से समझना होगा कि अभी तक क्या था, जब तक सूर्य यहाँ पे था तो इधर की ट्रेड यहाँ आ रही थी, इधर की ट्रेड यहाँ आ रही थी। लेकिन अब क्या होगा, अब हम सीधे जून पे चलते हैं। जून वाली स्थिति में क्या होगा कि उधर की ट्रेड तो यहाँ आ जाएगी 30-35 से, क्योंकि ट्रेड को क्या चाहिए, ट्रेड को चाहिए लो प्रेशर, तभी तो वो उपोष्ण उच्च वायुदाब से आ रही है। 30-35 हाई प्रेशर से ट्रेड आ रही है, उसको लो प्रेशर चाहिए। तो नॉर्थ की ट्रेड को तो लो प्रेशर यहीं मिल जाएगा पास में ही,
लेकिन जो साउथ की ट्रेड है वो उसको 0 डिग्री को क्रॉस करके, और वो जब जैसे ही 0 डिग्री को क्रॉस करेगी कोरियोलिस बल के कारण अपने दाहिनी ओर घूम जाएगी, और जाके फिर वो दोनों मिलेंगी इस लो प्रेशर बेल्ट के पास 23.5 के आसपास। तो यही बात बताई फ्लॉन ने कि जो ये प्रेशर बेल्ट में शिफ्टिंग हो रही है, तो जब तक प्रेशर बेल्ट आप देख रहे हैं 0 डिग्री पे थी, तब तक इधर की ट्रेड आ रही थी, इधर की ट्रेड आ रही थी, मिल रही थी। लेकिन जैसे ही प्रेशर बेल्ट 0 डिग्री को क्रॉस की, वैसे ही नॉर्थ की ट्रेड को तो कोई दिक्कत नहीं है, बट साउथ की ट्रेड को अब 0 डिग्री को क्रॉस करके लो प्रेशर तक जाना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे ये प्रेशर बेल्ट ऊपर की ओर शिफ्टिंग होती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, नॉर्थ की ट्रेड तो जल्दी से लो प्रेशर मिल जाएगा, उसको 30-35 से 23.5 तक ही आना है। लेकिन साउथ की ट्रेड क्या होगा, साउथ की ट्रेड आएगी 30-35 से, फिर ये पूरा 0 डिग्री को क्रॉस करके फिर ये लो प्रेशर तक पहुंच पाएगी यहाँ तक। तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि आप देख रहे हैं कि बात जो बताई है हैली ने, वही सेम बात बताई है फ्लॉन ने, बस उस चीज को उन्होंने उन्होंने नॉर्मल हवाएं कहा था, इन्होंने उसको ट्रेड कह दिया है, थोड़ा सा और साइंटिफिक तरीके से बता दिए हैं। इसी में इन्होंने प्रेशर बेल्ट के विचार को ऐड कर दिया है, आईटीसीजेड के कॉन्सेप्ट को बता दिया है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा विद्वान था जिसने प्रेशर बेल्ट से रिलेट किया था इसको, इंडियन मॉनसून को, तो वो फ्लॉन महोदय थे जिन्होंने प्रेशर बेल्ट का जो विचार है उसके माध्यम से इंडियन मॉनसून का जो पूरा प्रक्रिया है उसको एक्सप्लेन करने का काम किया था। और इसको समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे मूवमेंट हो रहा है सनरेज में, और वही उत्तरायण की स्थिति, और दूसरा जो ट्रेड होगी साउथ की, उसको हमेशा क्या चाहिए, उसको लो प्रेशर चाहिए। अब वो लो प्रेशर उसको पहले तो यही मिल रहा था, लेकिन जब लो प्रेशर ऊपर चला गया है तो उसको बाध्य होना पड़ेगा कि वो 0 डिग्री को क्रॉस करे और घूम के फिर कोरियोलिस इफेक्ट से माध्यम से घूम कर वो लो प्रेशर तक पहुंचे। अब लो प्रेशर स्टार्टिंग में तो यही मिल जाएगा, फिर यहाँ मिलेगा, जून में तो यहाँ मिलेगा। तो यही स्थिति होती है मॉनसून की। और जब ये ट्रेड आएगी तो सिंपल सी चीज है कि वाटर बॉडी के ऊपर से आ रही है, इधर भी वाटर बॉडी है, इधर भी वाटर बॉडी है, नीचे भी वाटर बॉडी है। तो जब ये ट्रेड आएंगी इस लो प्रेशर को प्राप्त करने के लिए, तो इस वाटर बॉडी से मॉइस्चर लेके आएंगी, और एक शाखा बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो जाएगी, एक शाखा अरेबियन ब्रांच हो जाएगी, और रेनफॉल होगी, जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे, ब्रांचेस को समझेंगे। तो ये है दोस्तों ओरिजिन ऑफ इंडियन मॉनसून। हम लोगों ने हैली महोदय के कॉन्सेप्ट को समझा, और हम लोगों ने डायनेमिक थ्योरी फ्लॉन महोदय की उसको भी हम लोगों ने देख लिया। और यही चीज अगर हम लोग, जैसे वहां पे हम लोगों ने रिट्रीट को समझा था, यहाँ पर भी हम लोग रिट्रीट को समझ सकते हैं। अब जैसे जैसे मान लीजिए जून बीत गया, उसके बाद क्या होगा, जुलाई से धीरे धीरे अब सूर्य दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि सूर्य का प्रभाव दक्षिणी गोलार्ध में पड़ना शुरू हो जाएगा। अब प्रेशर बेल्ट जो है ना, अब जो ये प्रेशर बेल्ट्स हैं ये डाउन होने लगेंगी। जैसे जैसे ये डाउन होंगी वैसे वैसे क्या होगा, अब स्थिति एकदम विपरीत हो जाएगी। अब स्थिति क्या होगी कि जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आते आते सितंबर में क्या होगा, सितंबर में फिर सूर्य विषुवत पे रहता है लंबवत, तो सितंबर में फिर ये वाली स्थिति बन जाएगी। और अक्टूबर नवंबर में क्या होगा, अक्टूबर नवंबर में ये स्थिति हो जाएगी कि अब नॉर्थ वाली ट्रेड को क्रॉस करके आना पड़ेगा, क्योंकि अब लो प्रेशर बेल्ट साउथ हेमिस्फीयर में जा चुकी है। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जैसे ही लो प्रेशर बेल्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर में शिफ्ट होती है, तब क्या होता है, साउथ की ट्रेड को इक्वेटर को क्रॉस करके कोरियोलिस इफेक्ट के माध्यम से घूमकर आना पड़ता है लो प्रेशर के पास। और जब लो प्रेशर बेल्ट साउथ हेमिस्फीयर में शिफ्ट होती है, तब नॉर्थ हेमिस्फीयर की ट्रेड को इक्वेटर को क्रॉस करके और कोरियोलिस बल के आधार पे घूमकर, जैसे क्योंकि कोरियोलिस बल क्या है, अर्थ के रोटेशन के कारण एक प्रकार का डिफ्लेक्शन फोर्स है, उसे ही हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो जब लो प्रेशर बेल्ट साउथ हेमिस्फीयर में शिफ्ट हुई है, तो उस
नॉर्थ की ट्रेड को 0 डिग्री को क्रॉस करते हुए आना पड़ेगा साउथ हेमिस्फीयर में। तो एक बार आप देख रहे हैं नॉर्थ की ट्रेड 0 डिग्री को क्रॉस कर रही है, और एक बार आप देख रहे हैं साउथ की ट्रेड 0 डिग्री को क्रॉस कर रही है। और ये क्यों क्रॉस कर रही है? क्योंकि प्रेशर बेल्ट में शिफ्टिंग हो रही है, इसी कारण दोनों ट्रेड्स एक एक बार क्रॉस कर रही हैं 0 डिग्री को। और ये चीज आप लोग जानते हैं कि जैसे ही जब नॉर्थ हेमिस्फीयर को क्रॉस करेगी तो क्या होगा, अपने उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर घूमती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो अपने बाईं ओर घूम जाती हैं। तो ये रहा दोस्तों डायनेमिक थ्योरी। ये इसका फिगर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये इसका मैटर है रिटर्न, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। ये मैप काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो हमारा इंडियन मॉनसून है उसका आगमन कैसे होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख ले रहे हैं कि क्या यहाँ पे बताया गया है। आप देख रहे हैं कि जैसे ये लिखा है 1 जून, फिर 5 जून, फिर 10 जून, ऐसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इसमें लाइंस बनी हुई हैं। वो लाइंस क्या शो कर रही हैं? बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जो अभी हम लोगों ने देखा कि एरिया जो है, अगर हम इजी लैंग्वेज में कहें, ज़्यादा अगर हम टर्म्स ना यूज़ करें साइंटिफिक, तो इजी लैंग्वेज में यही है कि जैसे जैसे ये लैंड एरिया गर्म होता जाएगा वैसे वैसे जो हमारी साउथ की ट्रेड विंड्स हैं, वास्तव में जो मानसून विंड्स हैं वो ट्रेड विंड्स ही हैं, जिनको साउथ हेमिस्फीयर की जो ट्रेड हैं उनको 0 डिग्री को क्रॉस करके आना पड़ रहा है। और जैसे जैसे लैंड एरिया हमारा गर्म होता जाएगा वैसे वैसे जो हमारी लो प्रेशर की बेल्ट है, जो अभी 0 डिग्री पे थी, जो अभी नीचे की ओर थी, 0 डिग्री पे थी, बट अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो शिफ्ट होती जा रही है ऊपर की ओर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लगभग 1 जून के आसपास, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मार्च में सूर्य विषुवत रेखा पे होता है, अप्रैल में लगभग 8 डिग्री के आसपास होता है, और मई के बाद जून के आसपास आप समझ सकते हैं कि इंडिया के एरिया में एकदम प्रवेश, इंडिया के एरिया के अंदर ही प्रवेश कर जाता है, क्योंकि जून में आप देख रहे हैं कि यहां तक पहुंच चुका है, इंडिया के अंदर जा चुका है। मतलब सूर्य का जो प्रभाव है अब इंडिया के लैंड के अंदर प्रवेश हो चुका है। उसका मतलब कि जो हमारा मई का लास्ट है वहीं से लगभग इंडिया का जो लैंड है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज कंफर्म है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग थोड़ा सा इमेजिन ही कर सकते हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा एग्जैक्ट बुक्स में नहीं मिल पाएंगी, ये आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा थोड़ा। तो जून में मान लीजिए इतना हिस्सा गर्म हुआ, 5 जून, 10 जून, 15 जून, और हम लोग जानते हैं कि लगभग 20-21 जून के आसपास सूर्य, तो 21 जून को जब लंबवत होगा तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि फिर 1 जुलाई को ये हिस्सा, क्योंकि यहाँ पे थार डिजर्ट है, थार डिजर्ट बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और लास्ट में आखिरी ये भी पूरा डिजर्ट एरिया ही है, 15 जुलाई तक यहाँ तक प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है। हालांकि ये चीज इंपॉर्टेंट है कि 21 जून के बाद फिर धीरे धीरे सूर्य का प्रभाव नीचे शिफ्ट होने लगता है, साउथ दक्षिणायन होने लगता है सूर्य, और अब क्या है, अब उसको साउथ हेमिस्फीयर में जाना है। लेकिन कोई रोबोट तो है नहीं कि सीधे तुरंत साउथ हेमिस्फीयर में चला जाएगा। ये सारे प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस हैं और बहुत ही स्लो होते हैं, जिसको कि हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते ध्यान से। अगर हम बहुत देखने का प्रयास करें तो किसी मशीन के माध्यम से, ये बहुत स्लो होने वाले नेचुरल प्रोसेस हैं। तो आप ये एक समझ सकते हैं नॉर्मल एवरेज कि जून के लास्ट तक जो इंडिया का ये एरिया है पूरा, क्योंकि कर्क रेखा अगर यहाँ पे है और जून के लास्ट में सूर्य कर्क रेखा के क्षेत्र में है, तो कर्क रेखा के साथ ही साथ चूंकि यहाँ पे डिजर्ट एरिया है, तो जून के लास्ट में और जुलाई की स्टार्टिंग्स में ये हिस्सा भी पूरा गर्म हो गया है। तो यहाँ तक हमें वो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर वाला जो प्रभाव है, जो हम लोगों ने डायनेमिक थ्योरी में देखा था, वो यहाँ तक देखने को मिलेगा। और आप ये समझ सकते हैं कि जुलाई की स्टार्टिंग्स में जो लो प्रेशर बेल्ट है वो यहीं पे शिफ्ट रहेगी, यहीं पे उसकी लोकेशन रहेगी, और साउथ की जो ट्रेड्स हैं उनको
क्रॉस करके 0 डिग्री को वो घूमते हुए डिफ्लेक्शन फोर्स के कारण यहां तक आएंगे। तो यही है दोस्तों मॉनसून का आगमन। कोई बहुत नई चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है जो हम लोग अभी समझे दोनों थ्योरीज में, बस उसी को और ज्यादा एग्जैक्ट बताने का प्रयास किया गया है यहाँ पर। और इसको बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप थोड़ा सा डेट्स देख सकते हैं कि स्टार्टिंग कैसे हुई है और लास्ट में कहाँ तक गई है ये लाइंस। और ऐसा ही मॉनसून के लौटने का भी होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ही कि जुलाई की स्टार्टिंग्स तक तो क्या होता है कि ये हिस्सा प्रभावी रहता है, लेकिन फिर क्या होगा, उसके बाद अगस्त आएगा, फिर सितंबर आएगा। अब धीरे धीरे ये हिस्से जो है, अब ये हिस्सा ठंडा होना शुरू हो जाता है, इंडिया का लैंड एरिया। तो 1 सितंबर, फिर 15 सितंबर ये ठंडा हुआ, क्योंकि ठंडा तो होता है, लेकिन जैसे हम ये कह दिए कि लैंड एरिया तेजी से ठंडा होता है, तो तेजी से ठंडा होने का कहने का ये मतलब नहीं है कि एक ही दिन में ठंडा हो जाता है, उसके ठंडे होने में भी एक समय लगता है। अगर हम थोड़ा सा ये महसूस करें तो अगस्त के बाद सितंबर से हमें थोड़ा ठंडक का एहसास होने लगता है, और फिर अक्टूबर नवंबर आते आते हमें ठीक तरीके से ठंडक महसूस होने लगती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जैसे ही जुलाई अगस्त बीता तुरंत एकदम से ठंडक आ गई एक दिन के अंदर, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत स्लो होता है ये चीज, जो हम फील कर सकते हैं इस चीज को। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1 सितंबर जैसे यहाँ, फिर 15 सितंबर, फिर 1 अक्टूबर, और उसके नीचे जब हम आएंगे तो 15 अक्टूबर है, 1 नवंबर है, 15 नवंबर, और फिर फाइनली सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं दिसंबर आते आते जो ये हिस्सा है पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है, बिल्कुल दिसंबर तक। हालांकि ये हिस्सा मेन एरिया तो बहुत पहले ही ठंडा हो चुका है, अक्टूबर नवंबर तक ही। लेकिन जो इंडिया का चूंकि साउथ का जो हिस्सा है, वो हिस्सा दिसंबर तक पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है। उसका रीजन ये है कि दिसंबर में जो सूर्य है वो कहाँ पे है, अब वो चला गया है साउथ हेमिस्फीयर में। तो ये मानसून के लौटने की जो स्थिति है, जो मानसून का अंत है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। और इसे भी बहुत रटने की आवश्यकता नहीं, बस आप थोड़ा सा एक देख लें कि किस तरीके से डेट्स बताई गई हैं यहाँ पे, उसी को बस समझना है आपको। यहाँ पे जैसे अभी हम लोगों ने मानसून को देखा था, तो इसमें हम एक चीज और ऐड कर दे रहे हैं। कभी कभी आपने प्री मानसून के बारे में सुना होगा। तो जैसे मानसून की पूरी स्थिति बनने तक तो मई लास्ट या जून तक तो लग ही जाता है, क्योंकि जून तक जो पूरा इंडिया है वो ठीक तरीके से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर की स्थिति हो जाती है। क्योंकि जून में सूर्य विषुवत रेखा, जून में सूर्य कर्क रेखा वाले एरिया में आ जाता है, और 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है। लेकिन चूंकि ये नीचे के एरियाज तो पहले से ही गर्म होना शुरू हो गए हैं, तो मेन पूरे इंडिया में वर्षा होने से पहले कुछ साउथ में, क्योंकि इधर से ही ये हवाएं आ रही हैं और इधर की जो शाखा पहले यहाँ पहुंच रही है, इस हिस्से में पहुंच रही है, तो पूरे भारत में रेनफॉल शुरू हो अच्छी तरीके से। कभी कभी कुछ हिस्सों में पहले ही रेनफॉल हो जाती है, कॉन्सेप्ट उसका भी वही है, बट ये उसका मेन फैक्टर ये है कि ये हवाएं पहले वहीं पे पहुंच रही है, वहां टकरा रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे तो ये हिस्सा गर्म होना शुरू हो ही चुका है। अब ऐसा नहीं है कि जब यूपी में रेनफॉल होगी तभी केरल में भी होगी, क्योंकि नीचे के हिस्से हैं ये पहले गर्म हो गए हैं। यहाँ पे केरल है, कर्नाटक है, इस हिस्से में पहले रेनफॉल हो जाएगी थोड़ा। बाकी जब पूरे हिस्से में, जब पूरा हिस्सा वर्षा के प्रभाव में आ जाएगा तब भी यहाँ पे रेनफॉल होगी, लेकिन थोड़ा पहले भी हो जाएगी। और उसी तरीके से जो हमारा इधर बंगाल का इलाका है, यहाँ पर भी चूंकि ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ये इस हिस्से में पहुंचने से पहले उसका सामना इस हिस्से से होगा। तो यहाँ भी एक प्री मानसून की स्थिति हमें देखने को मिल जाती है कि प्री मानसून को हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश में जब मानसून का प्रभाव हुआ उससे थोड़ा पहले ही कुछ हिस्सों में रेनफॉल का होना, जैसे बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड होता है, उसी तरीके से मानसून, मेन मानसून से पहले एक छोटा मानसून या प्री मानसून जिसे हम कहते हैं। तो कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंगो शावर होता है केरल में, कर्नाटक में कॉफी शावर है केरल में, ये अप्रैल, ये बेसिकली अप्रैल और मई का समय है। और इसी तरीके से आसाम में बोर्डोजिला है,
काल वैसाखी है बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों में। तो ये नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि ये काल वैसाखी क्या है, ये मैंगो शावर या कॉफी शावर क्या है। मैंगो शावर बेसिकली इसलिए कहते हैं मैंगो शावर और कॉफी शावर कि ये उस फसल के लिए लाभप्रद होता है जब प्री मानसून जो की स्थिति जो उत्पन्न होती है उससे जो ये फसलें हैं ये काफी अच्छी हो जाती हैं, उनको लाभ मिलता है क्रॉप्स को, तो इसलिए इसको मैंगो शावर या कॉफी शावर कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्री मानसून से संबंधित टर्म्स थे। अभी आपने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा लगभग 15 दिन से कि जो हमारा इधर का इलाका है, हम लोगों ने हालांकि पहले रिट्रीट मानसून अभी देखा लेकिन उस चीज को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कि जो हमारा इधर तमिलनाडु का इलाका है, आंध्र प्रदेश का इलाका, यहाँ बहुत रेनफॉल हुई है 15 दिनों के अंदर, और तस्वीरों में भी आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो इसका जो रीजन है, ये रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो हमारा लौटता हुआ मानसून है, ये लौटता हुआ मानसून, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि इधर से लौट रहा है, ये तीर के माध्यम से दिखाया गया है, और ये लौटने का वही कारण है कि लैंड एरिया पे लो टेम्परेचर हाई प्रेशर है, वाटर बॉडी पे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर है। तो लैंड के हाई प्रेशर से वाटर बॉडी के लो प्रेशर की ओर हवाएं चल रही हैं, क्योंकि जो हमारी प्रेशर बेल्ट है अब वो नीचे की ओर शिफ्ट हो चुकी है, और यहाँ पे ठंडा, यहाँ पे विंटर्स आ चुकी हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इधर की जो हवाएं हैं ये तो चली जा रही है लैंड के ऊपर से, क्योंकि लैंड के ऊपर से आ रही है इसलिए शुष्क है, तो ये रेनफॉल तो नहीं कर पाएंगी। लेकिन कुछ हवाएं बे ऑफ बंगाल से होते हुए आ जाती हैं, और जब वो बे ऑफ बंगाल से होते हुए आती हैं तो वो उनकी टकराहट हो जाती है आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट के एरियाज और तमिलनाडु के जो पूर्वी घाट के कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं, हिल्स हैं, उनसे इनकी टकराहट हो जाती है, और इसलिए इस हिस्से में काफी रेनफॉल होती है। और इस साल नॉर्मल से लगभग 50 से 60% ज्यादा रेनफॉल हुई है, बहुत ज्यादा रेनफॉल हुई है, और उस वजह से यहाँ पे फ्लड की कंडीशन भी आ गई है। तो हैवी रेनफॉल हो रही है, हैवी फ्लड हो रही है। और आपने ये न्यूज में सुना होगा कि न्यूज में एंकर्स बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, लेकिन वो लोग उसको उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि ये उनका फील्ड नहीं है। लेकिन हम लोग तो समझ सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी लैंड से अपेक्षाकृत गर्म है, लैंड ज्यादा ठंडा है, तो वहां से हवाएं इस वाटर बॉडी की ओर चलेंगी, और ये वाटर बॉडी बंगाल की खाड़ी ही है। तो जब इधर की ओर हवाएं चलेंगी तो ज्यादातर हवाएं तो इंडिया के ऊपर से आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून वाली, तो वो इस हिस्से में तो रेनफॉल नहीं कर पाएंगी क्योंकि लैंड तो शुष्क है, उनको कोई मॉइस्चर मिलेगा नहीं। लेकिन लौटते हुए मानसून की कुछ हवाएं जो बंगाल की खाड़ी का रास्ता अपना लेती हैं, उनकी टकराहट हो जाती है इधर आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट, जो कि अभी मैंने बताया, और तमिलनाडु के, और इसीलिए वो यहाँ पे रेनफॉल कर देती हैं। और ये चीज पूछी भी जाती है कि सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ होती है विंटर्स में इंडिया में, तो ये हालांकि आंध्र प्रदेश में भी इस बार काफी हुई है, लेकिन जो तमिलनाडु का हमारा कोरोमंडल तट है वहां पे काफी ज्यादा रेनफॉल होती है। तो ये तमिलनाडु का इलाका, इधर का आपका कोरोमंडल तट का इलाका ये तमिलनाडु में, और इधर आंध्र प्रदेश का इलाका तटीय क्षेत्र, ये क्षेत्र काफी ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं, जो हमारा रिट्रीट मानसून है या लौटता हुआ मानसून है उससे। अब आइए हम लोग थोड़ा सा जो हमारी दो ब्रांचेस है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर चैप्टर को समाप्त करते हैं। ये जो हमारी दो ब्रांचेस हैं, अरेबियन ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो सबसे पहले हम लोग अरेबियन ब्रांच को देख लेते हैं कि इधर से जब आपकी अरेबियन ब्रांच आएगी तो अरेबियन ब्रांच बीच बीच में यहाँ पे दर्रे हैं, तो उन दर्रों के माध्यम से इधर की ओर प्रवेश करेगी। इसके बाद क्या होगा कि हवाएं तो इधर टकराते हुए जा ही रही हैं, तो ये जो आपका पश्चिमी घाट का इलाका है, पश्चिमी घाट से टकरा के जो ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान है, यहाँ पे काफी रेनफॉल करेंगी, प्लस बीच बीच में गैप्स हैं, दर्रे हैं, उनके माध्यम से अंदर भी प्रवेश करेंगी कुछ हवाएं। इसके पश्चात क्या होता है कि यहाँ पे आपका गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पे पहाड़ियां हैं, यहाँ पे रेनफॉल करती हैं, इधर विंध्य है, इधर सतपुड़ा है, बीच में नर्मदा और तापी की घाटियां हैं, इस हिस्से में ये प्रवेश कर जाती हैं। इधर आपकी अरावली है, चूंकि अरावली की लोकेशन ऐसी है, अरावली इस तरीके से है कि वो अरावली के समानांतर फ्लो उनका होता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है अरेबियन ब्रांच का,
ठीक। और इधर से आपकी आ रही है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, उसको हम लोग दूसरे चित्र में देखेंगे। और यहीं पे शिमला के पास ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि दोनों जो ब्रांचेज है वो कहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पंजाब हिमाचल का बॉर्डर है वहां पर, या इसी को कहते हैं कभी कभी शिमला में मिलती हैं। दोनों चीजें सही हैं क्योंकि जो शिमला है वो बॉर्डर के पास ही पड़ता है बिल्कुल। तो शिमला में मिलती हैं ये भी हम कह सकते हैं, या कभी कभी ऑप्शन में होता है कि पंजाब और हिमाचल के सीमा के आसपास। तो जो पंजाब हिमाचल की सीमा है, या कह सकते हैं शिमला के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पे इधर से बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ रही है और इधर से अरेबियन ब्रांच आ रही है। ये यहीं पे आके मिलती हैं और यहीं पे टकराहट होती है दोनों ब्रांचेस की, दोनों का एक तरीके से कह सकते हैं मिलन हो रहा है दोनों शाखाओं का। और जो राजस्थान में कम रेनफॉल है उसका रीजन आप सभी लोग जानते ही हैं कि अगर जैसे अरावली इस तरीके से होती जैसे हिमालय है, तब तो अच्छी खासी रेनफॉल हो जाती राजस्थान में। लेकिन चूंकि अरावली इस तरीके से खड़ी है और ये उसका लोकेशन ऐसा है कि इस तरीके से हवाएं जा रही हैं, तो वो उसके समानांतर निकल जाती हैं, उससे टकरा नहीं पाती। और इसलिए इस हिस्से में ये थार डिजर्ट का जो रीजन है, इस हिस्से में रेनफॉल नहीं हो पाती है। वहीं अगर आप कल्पना करिए कि इंडिया के इधर कोई वाटर बॉडी होती, इंडिया के नीचे वाटर बॉडी ना होती, इधर जो पाकिस्तान का अफगानिस्तान का इलाका है यहाँ कोई सागर होता। एक हम इमेजिन करें एक सिचुएशन, और हवाएं इधर से आती, इस हिस्से से हवाएं आती कुछ इस तरीके से। ये अगर हम एक स्थिति इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति होती तो क्या होता, तब ये सीधे टकराती इससे और रेनफॉल कर देती। लेकिन तब ये आप ये सोच रहे हैं, तब आप ये समझ सकते हैं कि ये हिमालय से ना टकरा पाती, क्योंकि तब ये हिमालय के समानांतर निकल जाती अगर इधर कोई वाटर बॉडी होती। लेकिन ऐसा है नहीं, ये हम लोग ने सिर्फ एक कल्पना की, लेकिन इससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा कि क्यों ये हिस्सा या ये कम रेनफॉल प्राप्त कर पाता है। वो है इसकी अरावली की सिचुएशन, और उस सिचुएशन के कारण, उस लोकेशन के कारण हवाओं का उसके समानांतर होते होके निकल जाना। और दूसरी है दोस्तों ये हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये तो हम लोगों ने अभी अरेबियन वाले में देख ही लिया था ये पूरा। अब जो हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये इधर से आ रही है, यहाँ पे साइक्लोन्स भी आते हैं इस रीजन में, और जो कि इधर से टकरा के चले जाते हैं, और कभी कभी तो उनका प्रभाव घाटियों के अंदर भी हो जाता है साइक्लोन्स का। और जो हमारी अरेबियन ब्रांच है वो ऐसे होते हुए, जैसे मैंने तीर के माध्यम से दिखा दिया है, ये ऐसे होते हुए ये चली जाती हैं आपका इस हिस्से में, नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट में बहुत रेनफॉल करती हैं। आप लोग जानते ही हैं कि चेरापूंजी, मासिनराम मेघालय में बहुत रेनफॉल के क्षेत्र है। मासिनराम में मैक्सिमम रेनफॉल होती है, मेघालय रेनफॉल के लिए जाना ही जाता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में पूरा रेनफॉल करेंगी। उसके बाद ये फिर इधर की ओर चली जाएंगी इस हिस्से में, ये पूरा ग्रेट प्लेन में इनका प्रवेश हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जो हमारा मान लीजिए पश्चिम बंगाल है और दिल्ली है, तो रेनफॉल कहाँ ज़्यादा होगी कहाँ कम होगी। तो इसका आंसर ये रहता है कि जो हमारा वेस्ट बंगाल है इसमें रेनफॉल ज़्यादा होगी कंपेयर करें दिल्ली या हरियाणा से। जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो रेनफॉल है वो हमारी पश्चिम में कम होती जाएगी। ये क्वेश्चन यूपी के एस्पेक्ट में भी आता है कि यूपी में गोरखपुर में ज़्यादा रेनफॉल होगी कि मथुरा में ज़्यादा रेनफॉल होगी। गोरखपुर पूर्व में है, यूपी के पूर्व में है, मथुरा एकदम पश्चिम में है, बॉर्डर पे है। तो क्या होगा, गोरखपुर में ज़्यादा रेनफॉल होगी, मथुरा में कम रेनफॉल होगी, क्योंकि मथुरा पश्चिम में है। और ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर जब ये हवाएं बढ़ती हैं रेनफॉल करते हुए, तो इनकी जो नमी है इनके पास वो खत्म होती जाती है धीरे धीरे, और दिल्ली हरियाणा तक पहुंचते पहुंचते इनकी नमी इतनी खत्म हो जाती है कि रेनफॉल में हमें कमी देखने को मिलती है। अगर हम इस हिस्से से कंपेयर करें, ऐसा नहीं कि रेनफॉल होती नहीं है, यहाँ पे रेनफॉल होती है, लेकिन इधर से अपेक्षाकृत थोड़ी कम होती है। और यहीं पे मैंने बताया ही था आपको इसके पहले वाले उसमें ब्रांच में कि ये शिमला के आसपास के क्षेत्र में दोनों का मिलन होता है। और ये हिस्सा आप देख रहे हैं कि थार डिजर्ट और राजस्थान में जो कम रेनफॉल है, हालांकि इधर बीच रेनफॉल इंक्रीज हुई है, राजस्थान में बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हुई है, लेकिन नॉर्मली जो थार डिजर्ट है वहां तो कम ही रेनफॉल होती है। अब उसका जो रीजन है, उसका एक तो रीजन आपको मैंने बताया था कि अरावली,
ये हम लोगों ने पहले देखा। दूसरा एक ये भी रीजन है इधर इस हिस्से से कम रेनफॉल का, क्योंकि इधर तो बहुत ज्यादा हो रही है, वो ये है कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इनकी नमी काफी समाप्त हो जाती है हवाओं की। तो यहाँ रेनफॉल होती भी है, ठीक ठाक होती है, बट उतनी नहीं होती जितनी इस हिस्से में होती है। उसका रीजन है कि नमी का समाप्त होते हुए जाना, जब ये मूवमेंट करती हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो यूपी के एस्पेक्ट में भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। स्टेट्स के एस्पेक्ट में भी ध्यान रखिएगा। और कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए मान लीजिए दे दिया गया दुर्गापुर एंड गोरखपुर एग्जाम्पल के लिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का एक जिला है और गोरखपुर यूपी का है। और अगर दुर्गापुर और हम गोरखपुर में कंपेयर करें तो दुर्गापुर में ज्यादा रेनफॉल होगी, क्योंकि वो पहले पड़ रहा है, वो पूर्व में है। गोरखपुर जो है वो दुर्गापुर की अपेक्षा पश्चिम में है, क्योंकि वो यूपी में है। तो ये थोड़ा सा मैप पता होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, शहरों की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग का जो ये अध्याय है ये कंप्लीट होता है। लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट चीज हम लोग करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इंडियन मानसून एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोगों ने काफी कुछ चीजें कवर की। एक लास्ट चीज जो हम बताना चाह रहे हैं वो ये है कि एल नीनो किस तरीके से भारतीय मानसून को कमजोर करती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो इसको हम आज यहाँ पे बता दे रहे हैं। हालांकि एल नीनो एक बड़ा टॉपिक है और कभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे उस पर, लेकिन आज बस हम लोग इंडियन मानसून पर वो क्या प्रभाव डालती है इसको देख लेते हैं बस। एल नीनो आप लोग को पता है कि उसको हम लोग कहते हैं एक विपरीत धारा, और ये कहाँ पे होती है? जो हमारा पेरू साउथ अमेरिका का एक देश है, पेरू के पास ही लगभग पेरू तट से लगभग 170 से 180 किलोमीटर की दूरी पे ये इसका फ्लो होता है उत्तर से दक्षिण दिशा में। तो आप लोग अभी जाइएगा मैप में पेरू देश को देखिएगा साउथ अमेरिका के, और पेरू के पास ही इसका फ्लो होता है नॉर्थ टू साउथ, पेरू तट के पास में। अब होता क्या है, इसका फ्लो यहाँ नहीं होता है। इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एल नीनो का फ्लो इस रीजन में होता है, ऐसा नहीं है। एल नीनो पेरू के पास फ्लो करती है, लेकिन एल नीनो का जो गर्म जल है, एल नीनो एक गर्म जल की धारा है, उसका गर्म जल इंडियन ओशन तक पहुंचता है। अब यहाँ पे विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि एल नीनो का जल जो पेरू के पास है गर्म जल, वो इस साउथ ईस्ट एशिया के माध्यम से होता हुआ यहाँ तक पहुंच जाता है। कुछ लोग ये मानते हैं। कुछ विद्वानों का खेमा ऐसा है जो ये मानता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। एल नीनो का जल साउथ अमेरिका के नीचे से पहले वो साउथ अटलांटिक में पहुंचता है, फिर वो इधर जैसे अफ्रीका है, इधर के माध्यम से फिर वो आता है इंडियन ओशन की तरफ। तो रूट्स दो हैं। एल नीनो का गर्म जल पेरू के पास है, इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब वो गर्म जल इंडियन ओशन तक कैसे पहुंचेगा वो तो हम लोग नेक्स्ट जब एल नीनो पढ़ेंगे डिटेल में तो समझेंगे। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि इधर से पहुंच गया, प्रशांत से सीधे आ गया साउथ ईस्ट एशिया में, वहां से आ गया इंडियन ओशन में। कुछ लोग मान रहे हैं कि प्रशांत से पहुंच गया ये अटलांटिक में नीचे से, और अटलांटिक से फिर ये पहुंच गया इधर से आ गया इंडियन ओशन में। तो इसको इसी में मतभेद है कि पहुंचता कैसे है। अब जब ये एल नीनो का गर्म जल इंडियन ओशन में पहुंच जाएगा तो ये स्वाभाविक सी बात है कि अभी तक जब मॉनसून की स्थिति बनी रहेगी इंडिया के क्षेत्र में, तो लैंड पे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर है, वाटर बॉडी पे लो टेम्परेचर हाई प्रेशर है। लेकिन जब गर्म जल यहाँ पे आ जाएगा तो वाटर बॉडी का जो लो टेम्परेचर है उसको ये थोड़ा सा बढ़ाएगा, और इससे जो एक हवाओं का सिस्टम, हवाओं की व्यवस्था बनी थी, क्योंकि ये एरिया जितना लो प्रेशर का और ये एरिया जितना हाई प्रेशर का रहेगा उतना ही अच्छी तरीके से हवाओं का प्रवाह होगा। लेकिन जब गर्म जल एल नीनो का यहाँ पे आ गया तो इस गर्म जल ने क्या किया, इस हाई प्रेशर को थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि उसने गर्म जल मिला दिया इसमें। तो ये हाई प्रेशर थोड़ा सा प्रभावित होगा, और इससे जो हवाओं का एक क्रम था वो प्रभावित हो जाएगा और इंडियन मानसून कमजोर हो जाएगा।
सिंपल सी चीज, अगर आप एक गर्म जल लिए हैं, किसी गिलास में गर्म पानी है, उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला दें, या ठंडा पानी है उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला दें। ये अब मान लीजिए आपके गिलास का एक ठंडा पानी है, इंडियन ओशन, और इसमें आपने क्या किया, आपने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दिया, तो क्या होगा, ऐसा नहीं है कि वो पानी एकदम से गर्म हो जाएगा पूरा, और ऐसा भी नहीं कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। वही प्रभाव, तो यही प्रभाव डाल रही है यहाँ पे एलिनो। एलिनो क्या कर रही है, एलिनो इस हाई प्रेशर को थोड़ा सा कमजोर कर रही है, क्योंकि वो गर्म जल लेके आ रही है। जब ये हाई प्रेशर थोड़ा सा कमजोर होगा, तो जो हवाएं इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही थी वो भी कमजोर हो जाएंगी, और ओवरऑल हमारा इंडियन मानसून वीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण अध्याय हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। हम लोगों ने इंडियन मानसून की ओरिजिन, दो थ्योरीज, प्रोसेस, और इसके बाद रिट्रीट, फिर एलिनो का इफेक्ट, और अभी वर्तमान समय में जो ज्यादातर हमें न्यूज में देखने को मिल रहा है, हैवी रेनफॉल और फ्लड साउथ इंडिया में, स्पेशली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, इसको हम लोगों ने समझा, डिटेल में देखा। और ये सभी स्लाइड्स हैं जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे नोट्स प्रिपेयर करने में इंडियन मानसून का। आगे हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।